हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपीएससीएस के लिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 बता रही हूँ। इसमें मैंने कुछ बताया है, परिभाषा खंड तक बताया है। एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973। जो 1973 का अधिनियम संख्यांक 11 है। क्या है? अधिनियम संख्यांक 11 है। इस अधिनियम का उद्देश्य कहता है कि योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के विकास के लिए और उनके आंशिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम क्या कह रहा है? योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के विकास के लिए और उनके आंशिक विषय के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। अब इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 8 अध्याय और 60 धाराएं हैं। क्या है कि 8 चैप्टर हैं और 60 सेक्शन हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक प्रिलिमिनरी के संबंध में प्रावधान है, जो कि धारा 1 और 2 में है। अध्याय 2 में विकास प्राधिकरण और उसका उद्देश्य है। क्या कह रहा है? अध्याय 2 में विकास प्राधिकरण और उसका उद्देश्य है, जो कि धारा 3 से 7 में है। अध्याय 3 में महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में है, जो कि 8 से लेके 12 तक है। महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में अध्याय 3 है, जो 8 से लेके 12 तक है। अध्याय 3.1 विकास क्षेत्रों की प्रमुख सड़कें, जिसके बारे में प्रावधान जो धारा 12A है उसमें एक धारा है 12A, उसमें प्रावधान किया गया है कि विकास क्षेत्रों में प्रमुख सड़कें। फिर अध्याय 4 है, यहाँ इसमें महायोजना तथा आंचलिक विकास योजना में संशोधन के बारे में है। तो संशोधन के बारे में कहाँ है? महायोजना और आंचलिक विकास योजना में, तो अध्याय 4 सेक्शन 13 में है। अध्याय 5 में भूमि का विकास है, जो कि धारा 14 से लेके 16 तक है। अध्याय 6 में भूमि का अर्जन और व्ययन है, जो कि धारा 17 से लेके 19 तक है। अध्याय 7 में विलेख, लेखा और लेखा संपरीक्षा है, जो कि धारा 20 से लेके 24 तक है। अध्याय 8 में अनुपूरक तथा प्रकीर्णन का उपबंध है, जो कि धारा 25 से लेके 60 तक है। इस तरह 8 अध्याय हैं और 60 धाराएं हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है कि धारा 1 प्रारंभिक, जो कि 1 और 2 धारा में है, 1 से लेके 2 में क्या कह रहा है कि 1 का जो सब क्लास ए है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 कहा जाएगा। फिर जो है धारा 1 का सब क्लास 2 कहता है कि इसका विस्तार छावनी क्षेत्र तथा प्रतिरक्षा के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन या अभिग्रहित या पट्टे पे ली गई भूमि को अपवर्जित करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। क्या कह रहा है कि विस्तार कहाँ है? तो कहता है जो छावनी क्षेत्र है या प्रतिरक्षा के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन अभिग्रहित या पट्टे पे ली गई भूमि को अपवर्जित करके, मतलब यहाँ नहीं लागू है। छावनी क्षेत्र या प्रतिरक्षा के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन अभिग्रहित की गई या पट्टे पे ली गई भूमि है, उसको छोड़ के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका जो है विस्तार है। अब देखिए परिभाषा खंड। परिभाषा खंड में 2A में सुविधा बताया गया है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में पूरा परिभाषा खंड बता दिया है। तो बस अब यही बताएंगे कि किसमें क्या है, जो कि आपको याद हो जाए। वरना मेरी पिछली वीडियो देख के आप जो है देख लीजिएगा उसको, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। 2A में सुविधा है, 2B में भवन है, 2C में भवन संक्रियाएं हैं, 2D में उपविधि है, 2D में या 2घ कह सकते हैं, 2DD या डबल घ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। कहता कि विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है। और जो ट्रिपल D है अर्थात ट्रिपल घ, उसमें नगर विकास प्रभार को परिभाषित किया गया है। तो कहता है जो 38A के अंतर्गत, जो 38A है उसके अंतर्गत क्या करता है? विकासकर्ता का भूमि के विकास पर लगाया जाता है। नगर विकास प्रभार क्या है? 38A में बताया गया है। फिर क्या 2 अंग या 2E में विकास है,
तो विकास क्या होता है? तो कहता है उसके व्याकरणिक परिवर्तन सही भूमि पर या उसके ऊपर या नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी या खनन, अन्य संक्रियाएं जो किसी भूमि या भवन के तात्विक परिवर्तन से अभिप्रेत है और इसका पुनः विकास सम्मिलित है। पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि मैंने डिटेल में बताया है। अभी यहाँ पे क्या बता दें कि 2E में या अंगा में विकास है, 2F है या 2च में विकास क्षेत्र है, 2G में जो है विकास प्राधिकरण या प्राधिकरण है। कहता है कि जो धारा 4 में गठित विकास प्राधिकरण है उससे अभिप्रेत है। 2G में विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवाएं हैं। क्या कह रहा है कि जो धारा 5A में के अंतर्गत सृजित केंद्रीय सेवा अभिप्रेत है। 2G या झ में विकास शुल्क के बारे में है। कहता है कि ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्रों में सड़क, जल निकास, मल निकास, विद्युत आपूर्ति या जलापूर्ति के प्रयोजन से जो धारा 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय द्वारा उद्ग्रहित की जाती है। 2H या फिर 2J में अभियांत्रिक संक्रियाएं हैं। क्या कह रहा है कि अभियांत्रिक संक्रियाएं क्या होती हैं? सड़क बनाना, सड़क तक पहुंच करने का माध्यम नक्शा बनाना, जलापूर्ति के लिए माध्यम नक्शा बनाना आदि माना जाता है। फिर क्या है कि 2H या 2J में भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रभार है। क्या है? भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रभार। 2H या 2G में अनुज्ञप्ति शुल्क है। कहाँ पे है? तो देखेंगे जो 39B है उसके अंतर्गत इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। 2I यानी 2J में पहुंच का माध्यम है। फिर II में नामांतरण प्रभार है। ठीक है। III में जो है व्यक्तिगत विकास करता है या J में व्यक्तिगत विकास करता है। वो जो है पूरा डिटेल में चल चुका है, इसलिए मैं एक एक लाइन बस बता रही हूँ। G में जो है विनियम है। क्या कहता है कि अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है। K में या T में नियम है राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गया नियम अभिप्रेत है। T या K में ढेर लगाने का शुल्क है। क्या कह रहा है? डबल के या डबल ट में ढेर लगाने का शुल्क है और ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जो कि 15 के अधीन व्यक्ति या निकाय से अभिग्रहित होता है जो प्राधिकरण की भूमि या सार्वजनिक सड़क में या सार्वजनिक स्थल पर भवन सामग्री रखता है। फिर 2T में भवन का निर्माण है, भवन निर्माण करना है। इसमें व्याकरणिक परिवर्तन सहित निम्नलिखित शामिल हैं। किसी भवन में कोई तात्विक परिवर्तन या बृहदकरण। क्या कह रहा है कि भवन निर्माण करना में है कि इसमें व्याकरणिक परिवर्तन सहित निम्नलिखित शामिल है। क्या कि किसी भवन का कोई तात्विक परिवर्तन या बृहदकरण या सब परिवर्तन जो भवन के जो मूलतः मानवीय आवास के स्थान पर मानवीय आवास के लिए सनिर्मित नहीं है। क्या कह रहा है? भवन के जो मूलतः मानवीय जो आवास है उसके स्थान पर मानवीय आवास के लिए निर्मित नहीं है या मानवीय आवास के लिए एक या अधिक आवास में भवन के जो कि मूलतः एक ऐसे स्थान के रूप में निर्मित है। क्या कह रहा है? मानवीय आवास के लिए एक से अधिक भवनों में भवन के जो कि मूलतः ऐसे स्थान पर निर्मित है या मानवीय आवास के 2 या 2 से अधिक स्थलों का अधिकतम संख्या में संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा। क्या कह रहा है? मानवीय आवास में 2 या 2 से अधिक स्थलों की अधिकतम संख्या में संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा। 3 कह रहा है कि भवन का ऐसा परिवर्तन जो जल निकास या सफाई व्यवस्था के परिवर्तन को प्रभावित करे या तात्विक रूप से उसकी सुरक्षा को प्रभावित करे। क्या कह रहा है कि भवन में ऐसा परिवर्तन जो कि जल निकास या सफाई व्यवस्था को
के प्रवर्तन को प्रभावित करे या तात्विक रूप से उसकी सुरक्षा को प्रभावित करे। फिर चौथा खंड है कि किसी भवन के किसी कमरे, निर्माण, गृहों या अन्य संरचनाओं का परिवर्तन है। क्या कह रहा है? भवन का कोई कमरा हो, निर्माण हो, गृह हो या उसमें अन्य संरचना तक परिवर्तन आता है। फिर क्या कह रहा है? किसी सड़क या भूमि से जो कि दीवार के स्वामी के से संबंधित नहीं है, किसी सड़क के भूमि में से जो कि दीवार के स्वामी से संबंधित नहीं है, से संबंधित दीवार में ऐसी सड़क या भूमि को खुलाने के लिए दरवाजे का निर्माण करना। ठीक है। फिर जो है ट्रिपल यल या ट्रिपल ढ में क्या है कि जल शुल्क है। ऐसा शुल्क विपरीत है जो प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किए गए जल का भवन निर्माण संक्रियाओं या भवन के सनिर्माण के लिए प्रयोग करने वाले व्यक्ति या निकाय को धारा 15 के द्वारा उद्ग्रहित की जाती है। फिर क्या है कि 2M या 2 में है क्षेत्र से अभिप्रेत उस खंड से है जो कि कोई एक या उनमें से किसी अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र का विभाजन किया जा सकेगा। और फिर क्या है 2N या 2 में भूमि शब्द का वही अर्थ है जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा जो 3 है उसमें दिया गया है। क्या कह रहा है? भूमि का वही अर्थ है जो भूमि अर्जन अधिनियम 1874 की धारा 3 में दिया गया है। इस तरह परिभाषा खंड खत्म होता है। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में कि अध्याय 2 विकास प्राधिकरण और उसके उद्देश्य के बारे में, जो कि धारा 3 से लेके धारा 7 तक है। ये क्या है? चैप्टर 2 है विकास प्राधिकरण और उसका उद्देश्य, जो कि धारा 3 से लेके धारा 7 तक दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप UPSS की तैयारी करते हैं तो या UPJ की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।